अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और मैं आपको वेलकम करता हूँ चौथे लेक्चर इंट्रोडक्शन टू आईसीटी या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के। मेरा नाम अगेन मोहम्मद जुनैद अंजुम है और ईमेल एड्रेस मेरा junaidanjum@cui.lahore.edu.pk है। यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आप अपने थ्योरी टीचर से उनके साथ फर्दर डिस्कस कर सकते हैं इस मामले में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो आपके पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब है कि ये होता क्या है और इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, उसके डिफरेंट क्या चीज़ें होती हैं। तो इंटरनेट आपके पास एक सपोज़ कर लें, आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली अगर आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है तो उसके अंदर ये होता है कि नॉर्मली आपके पास एक डिवाइस होती है जिसे आप राउटर कहते हैं, और उसके आगे आपके पास मल्टीपल मोबाइल्स या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं उसके थ्रू, और आपस में भी डाटा शेयर कर रहे हैं, और आगे भी आप किसी और अपने दोस्त यारों को ईमेल कर रहे हैं उसके थ्रू। तो बेसिकली आप ये आइडिया ले लें कि आपके घर वाला नेटवर्क अगर उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 या मिलियन कर दें तो आपके पास एक किस्म से इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट इज़ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो बेसिकली ये लफ्ज़ जो है, आपके पास इंटरनेट निकला था इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से। तो इंटर जो है आपके पास इंटरकनेक्टेड में इंटर और नेटवर्क्स में नेट, तो इंटरनेट आपके पास यहाँ से लफ्ज़ जो है जनरेट हुआ। तो आपके पास एक बेसिकली एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें आपके पास दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आपके पास जो है यही लिखा हुआ है लार्ज नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो सपोज़ कर लें ये पाकिस्तान है, ये आपके पास अमेरिका है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं और आपस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आपके पास इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बेसिकली आपके पास ऐसा नेटवर्क है जो नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क से बना हुआ है, और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में, आपके पास एकेडमिक कंप्यूटर्स भी हैं, बिजनेस के भी हैं, गवर्नमेंट नेटवर्क्स भी हैं। तो बेसिकली आपको हर टाइप ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क्स बने हुए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें आप सपोज़ अगर आप पाकिस्तान के लाहौर ले लें या कॉमसर्ट्स का ले लें, या आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क है, या आपके पास नादरा का ऑफिस है, या आपके पास इमरान खान का ऑफिस का सिस्टम है, इनका जो सेंट्रल एनओसीसी है, और ये आपके घर का इंटरनेट है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सिर्फ इसका नेटवर्क जो है, इसे आप एक्सटेंड कर दें तो ओवर द वर्ल्ड, तो आपके पास इंटरनेट आ जाता है। तो इंटरनेट जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो सिंपल बात, कोई कंट्रोल नहीं करता। इट्स अ पब्लिक कोऑपरेटिव एंड इंडिपेंडेंट नेटवर्क। कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हर कोई इसके जो है, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई इसका किंग नहीं है। इसके जितना, जब तक इसके अंदर आप कोऑपरेट करते रहेंगे, इसमें डाटा शेयर करते रहेंगे आपस में, और इसके अंदर आप पब्लिक एक्सेस देते रहेंगे सारों को, देन इट्स कम्प्लीटली जो है ना, विदाउट अ लीडिंग पार्टी कुछ भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इंटरनेट जो है ना, आपके पास एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप डाटा सुकून से शेयर कर लें, या आपके पास एक एक कह लें हायरार्की है, स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड्स ना हो ना, कुछ भी ना हो, तो इंटरनेट तबाह हो जाएगा। कोई उसे, कोई अपने मर्ज़ी का कोई कुछ कर ले, उसमें पता नहीं क्या डाल दे, क्या डाल दे। कुछ आपके पास रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं डिफ़ाइन किए हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी बेसिस पर आपका इंटरनेट कि उसकी बेसिस पर जो है आपका इंटरनेट आजकल वो है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C जिसे कहते हैं, और आपके पास इंटरनेट 2 या I2 जिसे कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर अगर पढ़ना है तो आप इंटरनेट पर जाकर फर्दर डिस्कस पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट से कनेक्ट किस तरह करते हैं? तो आपके पास दो तरीक़ेकार थे। पहले होता था आपके पास स्लो स्पीड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास डायल अप एक्सेस होता था। आप लोग आजकल की यंगर जनरेशन हो, आप लोगों ने शायद डायल अप एक्सेस शायद ना देखा हो, आपके पेरेंट्स ने देखा होगा। होता इसमें नॉर्मली यही था कि आपके पास जो फ़ोन होता था, उसके थ्रू डायरेक्ट आपका कंप्यूटर कनेक्ट हुआ होता। आजकल तो आपके पास राउटर्स हैं, जो राउटर्स हैं वो आपके पास आगे जाकर एक तार से आता है, जो फाइबर ऑप्टिक जिसे कहते हैं, या आपके पास खंभों के साथ, तारों के साथ लगे होते हैं, वो चक्कर है। पहले ज़माने में आपके पास फ़ोन होता था, फ़ोन के साथ एक डब्बा होता था जिसे हम मोडम कहते थे, और वो जो है आगे आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था। उसके बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके ऊपर आपको एक कार्ड मिलता था बाज़ार से, आप वो बाय करते थे 50 या 100 रुपये का। उसके ऊपर नंबर स्क्रैच करते थे, आप एंटर करते थे, इनपुट करते थे, और उसकी बेसिस पर आपको 5 मिनट का, 10 मिनट का इंटरनेट मिल जाता था। ये आपके पास डायल अप एक्सेस था। ये आपके पास पुराना तरीका था। उसके बाद आपके पास आया हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपके पास DSL वाला खाता आ गया, जिसको आप आजकल इंटरनेट के पीठ से तो 10 MB या 5 MB इंटरनेट आप लोग कहते हैं उसे। ये DSL वाला खाता आ गया।
तो बेसिकली आपके पास DSL जो है आपके पास ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है जिसकी बेसिस पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर, ठीक है। आपके पास दो किस्म के वेरिएंट्स हैं, एसिमेट्रिक DSL है और एक आपका सिमेट्रिक DSL है। एसिमेट्रिक DSL जो है आप डाटा जो है सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं डिफरेंट स्पीड्स पर, ठीक है। मतलब आप 10 MB पर सेंड करें, आपको 20 MB पर वापस रिसीव और डिपेंड करता है। सिमेट्रिक DSL जो है आपके पास सेंड और रिसीव जो है एक ही स्पीड पर होगा। आप इस एग्जांपल इस तरह ले लें कि आपके पास घर में सपोज़ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 MB या 4 MB का इंटरनेट लगा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं एवरेज कह रहा हूँ। उसके अंदर जो आप डाटा भेजते हैं, कोई आपने ईमेल सेंड करनी है, कराची में बंदे को भेजनी है, ईमेल जो है वो आपके पास 2 MB या 4 MB से जाएगी आपके जो भी आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर है, और वो आगे फॉरवर्ड करेगा। अब क्या पता आपके दोस्त जो कराची में बैठा हुआ है उसके पास 20 MB का इंटरनेट लगा हुआ है, तो उसके पास जो डाटा जा रहा है वो जा रहा है 10 MB में, लेकिन कन्वर्ट हो रहा है 20 MB में एकदम से। तो ये आपके वेरिएशन आ रही है, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक DSL है। तो आपके पास सिमेट्रिक में ये होगा कि आपने अपने साथ ही बंदा बैठा हुआ है, उसको ईमेल सेंड करनी है, 2 MB में जाएगी, 2 MB में आपको डाटा रिसीव होगा, एक ही स्पीड आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी। तो ये आपका DSL सिस्टम होता है। तो उसके बाद इंटरनेट के अंदर आपके पास चलाने के लिए आपके पास चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 1 इसका एग्जांपल आपके पास ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे, एक्सेस प्रोवाइड करे। PTCL पाकिस्तान में नंबर 1 है कहते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। PTCL जो है उसके थ्रू आप इंटरनेट के लिए अप्लाई करते हैं। PTCL को आप कहते हैं कि मुझे इंटरनेट चाहिए, वो उसकी बेसिस पर आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, राउटर लगाता है घर में और आपको कुछ सेटिंग कर देता है जिसकी बेसिस पर आप इंटरनेट से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो होता है कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे उसे आप ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो ISP जो होती हैं वो कमर्शियल भी हो सकती हैं, कम्युनिटी ओन भी हो सकती हैं, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती हैं, कुछ प्राइवेटली ओन भी हो सकती हैं। कमर्शियल जो है आपके पास PTCL है जो कि आपकी कमर्शलाइज हुई हुई है, उसके अंदर शेयर्स जो है ना बाय सेल कर सकते हैं आप। कम्युनिटी ओन मतलब आपके पास एक आपके पास क्या कह लें कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कुछ लोगों ने लगाया हुआ है और वो सारे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी खर्चा वगैरह कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट जो आपको फ्री ऑफ एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है, उसको कोई इनको नुकसान नहीं हो रहा। कॉमसेट्स का वो कह लें नॉन प्रॉफिट इंटरनेट सिस्टम है, आप कॉमसेट में जाएंगे, आप इंटरनेट से कनेक्ट करें तो वो आपको फ्री ऑफ एक्सेस दे रहा है, उनको कोई फ़ायदा जो है आपसे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बस आप यूज़ करें फॉर एकेडमिक पर्पजेज़। या प्राइवेटली ओन्ड जो है कॉमसेट को भी यहाँ फिर एग्जांपल ले रहे हैं, कॉमसेट्स वालों ने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है प्राइवेट जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। या आपके पास कुछ आजकल की आ गई हैं, लाहौर के अंदर ऑप्टिक्स के नाम से आ गई है, स्टॉम फाइबर्स आ गए हैं जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइवेट ओन, PTCL से कोई लेना देना नहीं है। तो इंटरनेट के ऊपर आपको मल्टीपल सर्विसेज पाई जाती, ईमेल करना, वेब ब्राउजिंग करना, फ़ाइल को शेयर करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना और डाटा शेयर करना, ये डाटा फाइल गाने शाने शेयर करने। तो इंटरनेट की हिस्ट्री 1969 में ARPANET के नाम से चीज़ बनी थी। ARPANET जो है वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्रिएट की थी फॉर सिंपल कि वो यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस के दरमियान की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके दरमियान रिसर्च शेयर करना, डाटा शेयर करना, सिर्फ फॉर दैट पर्पज़ एंड वन पर दैट पर्पज़ ओनली। उसके बाद 1973 में ARPANET जो था वो यूरोप के साथ कनेक्ट हो गया और उसके अंदर ज़्यादा उनके एक्सपैंड हो गया। 1980s के मिड के अंदर आपके पास NSF नेट आया जो कि बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स के दरमियान एक नेटवर्क बन गया। सुपर कंप्यूटर्स के लिए आप लेक्चर 1 रेफ़र कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो आपके पास बेसिकली ARPANET की तरफ से लिंक था, इसका ना कोई कमर्शियल लिंक अलाउ आपको नहीं किया गया था, ट्रैफिक अलाउड नहीं थी, बस बेसिकली आपके पास सुपर कंप्यूटर्स के दरमियान और यूरोप के दरमियान डिफरेंट जो है आपस में जो है रिसर्च के लिए या कोई काम के रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके लिए काम था, आप पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। 1990s में आपके पास ARPANET जो था वो डेड हो गया, बंद कर दिया गया, आपके पास NSF नेट को अबैंडन कर दिया गया और उसके बाद हमारी पब्लिक ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, इंटरनेट उसके यहाँ से ईजाद हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यूट्यूब के लिंक्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। यूट्यूब के यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के मौजूद है, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट के लिए आपके पास ये एक आर्टिकल है, हिस्ट्री चैनल के ऊपर मौजूद है। और नेटो किड्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस तरह इंटरनेट के ऊपर आप परफॉर्म करते हैं, बिहेव करते हैं, उसके लिए आपके पास albion.com/netiquette में एक वेबसाइट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप WWW या W3 भी कहते हैं, W3 से मैंने 3 दफ़ा W लिखा होता है उसको एज इट इज़ है। तो बेसिकली इंटरनेट को आप वर्ल्ड वाइड वेब को जो है WWW कह लें या सिंपली वेब कह लें। आपके पास एक एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो कि पूरे इंटरनेट जो है इंटरनेट के ऊपर चलती है। याद रखें इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉट द सेम थिंग। आपके पास इंटरनेट जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर आपके पास एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और उसके ऊपर कोई आपके पास कह लें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर रन करके जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वेब है वो, याद रखना है।
तो 1993 में डेवलप की गई थी बाय टिम बर्नर्स ली ने, जो कि उसने कहा था कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके डिफरेंट नेटवर्क में मौजूद है, उनको आप एक्सेस कर सकते थे। तो बेसिकली आपके पास सड़क, आपके पास डिफरेंट रोड्स हैं सिटी के अंदर, जिसके अंदर आपके पास जो www है वो आपके वो वेब जो है वो आपके पास बस सर्विस है जो कि उन सड़कों के ऊपर चलता है। सिंपल सी बात, इसको एग्जांपल ये है सिंपल तरीन। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट, जो हर डॉक्यूमेंट जो मौजूद है वेब के ऊपर, उसे आप वेब पेज कहते हैं। जो इंटरनेट की वेबसाइट या वेब पेज जो कहते हैं वो आपके पास ये है, ठीक है। वेब पेज वैसे कहा जाता है ऑफिशियल, लेकिन हम जो है हम वेबसाइट बोलते हैं। तो वेब पेज के अंदर जो होता है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, गाने वीडियोस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब आपके पास वेबसाइट जो होता है वो कलेक्शन और रिलेटेड वेब पेजेस हैं। अब सपोज आपका यूट्यूब एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको डिफरेंट वेब पेजेस हैं। मतलब आपके लिए गानों का अलहदा वेब पेज होगा, हर चैनल जो है आपके पास अलहदा वेब पेज है। टी सीरीज़ आपके पास अलहदा है, हिस्ट्री अलहदा है, आपके पास गेमिंग चैनल अलहदा है। तो आपके पास वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। और वेब पेज के अंदर जो होता है डिफरेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो साउंड होते हैं। और आपके पास जो वेब ब्राउज़र होता है वो आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसकी बेसिस पर आप इन वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो वेब पेजेस वेबसाइट्स होती हैं वो डेवलप की जाती हैं। वो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको आप HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज है। आगे जाके शायद आप इसके बारे में स्टडी करें लैब के अंदर। वो उसको जो आपका वेब ब्राउज़र उसको जो आप लिखते हैं ना www.google.com, वो आप जो आपका ब्राउज़र है, इंटरनेट जो है वो आपके www.google.com को समझ ही नहीं सकता, इट कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। आपका जो ब्राउज़र है वो आपकी google.com अंग्रेज़ी को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था बिट्स होते हैं 1 या 0, उसमें कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा, आपके पास वेब सर्वर होता है, ये भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। और उसके साथ वहाँ से जो है आपके HTML को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और उसके सामने आपके वेब ब्राउज़र के सामने शक्ल दिखा दे अंग्रेज़ी में, जो कि आपके समझ में आता है। तो ये आपके पास है पूरा वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट और वेब पेजेस। फिर उसके बाद www जार्गन्स होते हैं। तो जार्गन से मनाते हैं कि उनको आप कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। तो आपके पास www के जार्गन्स होते हैं, या मतलब एक आपके पास कहने का तरीक़ेकार होता है कि इनको आप किस तरह कहते हैं। तो HTML जो है आपके पास कहा जाता है, रेफ़र करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। तो बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज जिसके थ्रू आप वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं। तो इसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप टैग्स कहते हैं। तो टैग का मकसद सिंपल ये होता है कि वो आपको बताता है कि पेज किस तरह लगेगा। तो टैग्स जो होते हैं वो आपके पास मल्टीपल होते हैं, ये आपके पास शायद लैब की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो जितना भी डाटा होता है इनके दरमियान होता है। सपोज़ आपने पैराग्राफ लिखना है तो उसके अंदर आपके पास एक टैग लगेगा P के नाम से, वो आगे उसके आगे आप जितना डाटा डाल लें वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास HTML के थ्रू होता है। फिर उसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है जो आपने आगे जाकर शायद नज़र आए कहीं ना कहीं, वो आपके पास FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं ये। तो बेसिकली आपके पास प्रोटोकॉल से मुराद यहाँ पर अगर आपका मुराद देखा जाए ओवरऑल जो होता है, इट्स रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स जिनकी बेसिस पर कोई काम होता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपके पास एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। या आपके केस में, कंप्यूटर के केस में बोला जाए तो बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। क्लाइंट से मुराद आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा, सर्वर से मुराद जहाँ से आपका डाटा फैच हो रहा है, कोई वेबसाइट या वेब पेज फैच हो रहा है तो वो आपके पास सर्वर होगा। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है डाटा ट्रांसमिशन जो है, सेंडिंग और रिसीविंग, वो आपके पास थ्रू दिस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, FTP जिसे कहते हैं। तो उसके बाद आपके पास अगली चीज़ डोमेन नेम है। डोमेन नेम जो होता है बेसिकली आपका IP एड्रेस का एक टेक्स्ट वर्जन होता है। आपके पास अगर IP एड्रेस का अगर आपको आइडिया नहीं है तो बेसिकली आपके पास 4 ऑक्टेट, मतलब आपके पास एक नंबर्स होते हैं जो कि आपका एड्रेस को डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ आपका जो फिज़िकल एड्रेस होता है घरों का, उसके अंदर लिखा होता है हाउस नंबर ये, और इस तरह करके डिफ़ाइन करता है कि आप कहाँ रहते हैं किसी कॉलोनी में। सिमिलरली आपका कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है। इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP एड्रेस कहते हैं। वो आपके पास इसका जो स्टैंडर्ड जो होता है उसका होता है, मैं आपको एक IP एड्रेस बता देता हूँ। 192 डॉट फुल जो डॉट होता है 192.168.1.1, ये आपके पास एक IP एड्रेस है। अब उसको जो है IP एड्रेस जो है, आप इतने ज़्यादा IP एड्रेस याद नहीं कर सकता कोई बंदा।
अब आपके पास जो वेबसाइट है कोई google.com, इट हैज़ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस को जो है आप इतने ज़्यादा गूगल का है, आपके पास फेसबुक है, आपको ट्विटर है, आपको इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर किसी का अपना आईपी एड्रेस है। यहाँ पर एग्जांपल ये लिखी हुई भी है आपके पास एक आईपी एड्रेस की 93.184.216.119, ठीक है। ये एक आईपी एड्रेस है। अब मसला ये है कि यू कांट रिमेंबर एवरी आईपी एड्रेस फॉर एवरी वेबसाइट। तो उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने स्टैंडर्ड जो डिफ़ाइन किया था, तो उन्होंने कह दिया है कि आपके पास एक चीज़ होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम बेसिकली टेक्स्ट वर्जन है आईपी एड्रेस का। तो आपके पास यहाँ पर 93.184.216.119 जो होगा वो किसी वेबसाइट को रेफ़र कर रहा होगा, सपोज www.example.com, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है उसका ये एड्रेस है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही एड्रेस हो एग्जाम्पल का, कोई और भी हो सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है। तो IP इज़ द नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। फिर उसके बाद DNS या डोमेन नेम सर्विस है। तो डोमेन नेम सर्विस आपके पास एक ऐसी सर्विस है जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि एक IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करती है। अंग्रेज़ी तो आपको आएगी, वो आप google.com लिखेंगे, गूगल जो लिखेंगे वो एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन किस तरह कन्वर्ट होगा, क्या चीज़ कन्वर्ट करेगी, उसके लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका डोमेन नेम सर्विस है। इस डोमेन नेम सर्विस का मकसद सिंपल यही है कि जब आप google.com अपने वेब ब्राउज़र में लिखेंगे, ये जो चीज़ है डोमेन नेम सर्विस, ये उस google.com को उस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगी। आईपी एड्रेस के थ्रू उसको सर्च करेगी, कहाँ मौजूद है उसे फेच करेगी, और वो आईपी एड्रेस फिर आपको इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो शो कर देगी आपको। तो ये आपके पास सर्विस है जो बेसिकली आपके पास डोमेन नेम को और आईपी एड्रेस को आपस में ट्रांसलेट करती है, कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद DHCP या डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो इसको मैं सिंपल टर्म में इसे ही कह लेता हूँ, जब आप घर ख़रीदते हैं तो आपको एक एड्रेस एलोकेट हो जाता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से एड्रेस नहीं देते, वो कॉल पहले से डिफ़ाइन हुआ होता है। तो बेसिकली DHCP आपके पास इस तरह ही ले लें, जब आप कंप्यूटर इंटरनेट साथ कनेक्ट कर देते हैं आपको ऑटोमेटिकली एक IP असाइन हो जाता है, जो कि आपको आइडेंटिफाई करे है कि आप इंटरनेट में किधर हो, कहाँ हो। तो यही लिखा हुआ है, आपके पास एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस असाइन हो जाता है टू कंप्यूटर फ्रॉम अ डिफाइंड रेंज ऑफ नंबर। बेसिकली उनके पास एक फिक्स रेंज होगी, इसमें से इसको आप टेंशन ना लें, उसको बस आपको एक IP एड्रेस असाइन कर देगा। तो बेसिकली आपके पास इसके थ्रू आप मल्टीपल IP एड्रेसेस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ प्रोटोकॉल ना हो तो आपको इंडिविजुअली जो है अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाकर IP एड्रेस साइन करना पड़ेगा, और वो आपका IP एड्रेस यूनिक होना चाहिए, वो किसी को भी दुनिया में नहीं मिला होना चाहिए, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके आगे जाकर CS के स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं ये आगे जाकर नज़र आएगा मेरा इस लाइन से क्या मुराद है आगे जाकर 5वें 6ठे सेमेस्टर में। बाकी डिपार्टमेंट्स को इसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपके पास URL जो मैंने आपसे लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि आपके पास मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बेसिकली आपके पास वेब एड्रेस का पूरा कंप्लीट एड्रेस है। तो बेसिकली सपोज http:// दो दफ़ा www.facebook.com/profile/index.html। इसके अंदर जो है आपके पास ये जो है HTTP है, ये आपके पास प्रोटोकॉल है, इसे आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका अब आजकल नया वर्जन आ गया है HTTPS, जिसको अगर आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर कहते हैं, शुरू में सिक्योर डालने की बात है। तो ये आपके पास प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपके पास कॉलन और ये है // आपके पास फॉर्मेलिटी है, ये एक ज़रूरत होती है डालनी। उसके बाद जो फेसबुक www.facebook.com है, ये आपके पास डोमेन नेम है। उसके बाद ये स्लैश जो है ये प्रोफाइल, ये आपके पास फोल्डर है। और आखिर में जब तक ये स्लैश डलते रहेंगे प्रोफाइल के आगे, सपोज़ आगे हो सपोज़ इंडेक्स हो, उसके आगे स्लैश हो, प्रोफाइल हो सॉरी पिक्चर्स हो, उसके आगे स्लैश आकर आपके पास कोई इमेज का नाम जो है इमेज हो, image.jpg। तो ये जो है ना आपके पास स्लैश के बाद मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ है, ये आपके पास फोल्डर है। उसके बाद आपके पास अगर स्लैश के आगे आगे जाकर एक आपके पास इंडेक्स आ जाता है, फिर स्लैश आती है, तो वो आपके पास इंडेक्स भी फोल्डर होगा। लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स के बाद डायरेक्ट डॉट आकर कुछ HTML या .asp या .pdf हो, तो वो आपके पास फाइल नेम होगी या पेज होगा जहाँ तक आपने पहुँचना है। तो ये आपके पास URL होता है। तो हाइपरलिंक एलिमेंट, आपके पास हाइपरलिंक से मुराद ये है कि अगर आप देखेंगे मैं इस इस चीज़ के ऊपर मैं अपना माउस रखूँगा तो यहाँ पर आपको एक येलो बार में नज़र आएगा www, ये शो हो रहा है। ये बेसिकली आपके पास एक क्लिकेबल लिंक है, इसको मैं क्लिक करके उस वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा ही, ठीक है, मेरी सॉरी।
तो बेसिकली ये भी आपके पास एक अगर आप इसको इंटरनेट पर चेक करें, इंटरनेट खोलें, उसमें आप जाकर लिखें www.google.com में जाकर कोई चीज़ सर्च करें, हाउ टू फीड अ कैट, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, ब्लू रंग की होंगे, अंडरलाइन होंगी, बोल्ड होंगी। उन पर अगर आप माउस लेकर जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपके पास एक नई चीज़ खुल जाएगी। वो चीज़ जो टेक्स्ट लिखा होता है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बेसिस पर कोई नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, उसे आप हाइपर लिंक कहते हैं। ये आप लैब में करेंगे, इसको किस तरह आप हाइपर लिंक बना सकते हैं और इसको किस तरह मूव कर सकते हैं, सारा कुछ आपको कराया जाएगा वहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मेल से मुराद आपके पास ईमेल जिसे कहते हैं, इसके थ्रू आप जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो है ईमेल्स कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस ईमेल के अंदर आपके पास अटैचमेंट्स हो सकती हैं जिसके अंदर वीडियो, गाना या कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है। तो आपके पास बहुत सारी ईमेल वेब सर्विसेज हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जीमेल हो गया, याहू हो गया, उसके बाद आपके पास और भी डिफरेंट हो गई हैं, उसमें इस वक्त ऑन द स्पॉट नहीं आ रही। जेंडेक्स आपके पास रशियन बेस्ड वेबसाइट है, वो प्रोवाइड करती है। तो आपके पास इंटरनेट के ऊपर वन ऑफ द फर्स्ट सर्विसेज जो थी जो कि इस्तेमाल की गई थी कि डाटा सेंड करने के लिए। अब आपके पास ईमेल एड्रेस होता है, वो यूनिक नेम होना चाहिए यूज़र नेम का और उसके बाद डोमेन नेम का। तो आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है bob@b.org। बॉब जो है वो आपका यूज़र नेम होगा, यूनिकली आपका आइडेंटिफाई करना चाहिए। सच बताऊँ, अगर आप बॉब जाकर सर्च करेंगे वो आपको कहेगा ये पहले से एग्जिस्टिंग है। @b.org, ये b.org डोमेन नेम होगा जिसके थ्रू सपोज आपका या gmail.com होगा या hotmail.com होगा या outlook.com होगा, ये आपका डोमेन नेम है और यूज़र नेम आपके पास ये होगा। ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो ईमेल सिस्टम आपके पास वर्क किस तरह करता है, तो ईमेल के थ्रू जो है आप जीमेल खोल कर आप जो है सपोज़ a.org वेबसाइट है, उसके थ्रू जाकर आप ईमेल खोलेंगे। ईमेल खोलने के बाद आपके पास जो है जब आप सेंड करेंगे कंप्यूटर से आप ईमेल बना लेंगे। वो उसके बाद सपोज़ आपने gmail.com के थ्रू बनाई है तो gmail के सर्वर पर जाएगी डाटा। वहाँ से जो है वो आपका सर्वर जो है सपोज़ अगर आपने outlook.com को भेजनी है या हॉटमेल को, तो वो हॉटमेल का सर्वर ढूंढेगा, वहाँ डाटा सेंड करेगा और वो हॉटमेल देखेगा कि इसको ये अच्छा ये से बिलोंग कर रहा है, मैं इसको डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ। तो ये जो है आपके पास इंटरनेट की वर्किंग है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टेप 1 में आप ईमेल सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें आप क्रिएट और सेंड करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है आपके आउटगोइंग मेल सर्वर कनेक्ट करेगा, जो कि आपका अपना नहीं, जीमेल नहीं, दूसरा जो हॉटमेल वाला है उसको सेंड करेगा। सॉफ्टवेयर जो है वो डिटर्मिन करेगा सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। इंटरनेट आपके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं, वो कहेगा ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है, वो यहाँ से डाटा सेंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप पहुँच जाएगा तो किसी सर्वर पर वो सर्वर जो है आगे डायरेक्टली रेसिपिएंट जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। ये आपके पास एक वर्किंग सिस्टम है। इसको आप दराज का सिस्टम ले लें, आप दराज की वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे, दराज वालों के पास ऑर्डर जाएगा, वो देखेगा कि ठीक है ऑर्डर है, तो वो उसके हिसाब से जो है वो अगर लाहौर से कराची में बेस्ड है तो लाहौर के कौन से रास्ते से जाएगा, GT रोड से या मोटरवे से, उसके हिसाब से मोटरवे से जाएगा तो वो पहले दराज के लाहौर वाले जो है कंपनी वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से जो है जिस बंदे को पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इसको अगर मैं एक लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो आपके पास अदर टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आपके पास ब्लॉगिंग होता है, मतलब बेसिकली आपको वेबसाइट जहाँ पर अपने आज डे टू डे लाइफ के बारे में लिखते हैं। ब्लॉगिंग को बेसिकली डायरीज कहते हैं, डायरी लिखना कि आपने एक दिन में क्या किया, आपको आजकल के क्या ख्यालात हैं, इस तरह की चीज़ें। स्काइप VoIP के आपने वीडियो कॉलिंग करनी है। वेब कॉन्फ्रेंस या वेबिनार या सेमिनार जो आपने ऑनलाइन करें उसे वेबिनार कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग जिसमें आपका फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और भी बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं। मैं स्नैप बहुत सारे आ गए, मैं नहीं चाहूँगा, वो आप लोगों का आइडिया मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑनलाइन टेक जो है कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कुछ सर्च वेबसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे मशहूर आपके पास google.com है, फिर आपके पास bing.com है, bing.com। Yandex भी आपके पास है, याहू भी आपके पास है। सर्च इंजन हैं जहाँ पर आप कोई चीज़ कीवर्ड डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ सर्च हो जाएगी। अब सर्च करने के तरीक़ेकार होते हैं। अगर सपोज़ आपने देखना है कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, सिंपल मैं कह रहा हूँ, तो आप अगर सिंपल लिखेंगे हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट तो आपको बहुत सारे सर्च फाइंड आउट लिंक सेंड कर देगा। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए कि आपके ये चीज़ होनी चाहिए मस्ट, जो चीज़ सर्च हो रही है उसमें ये मस्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास चीज़ें होती हैं, कुछ तरीक़ेकार टेक्निक्स होती हैं। एक तो टेक्निक होती है कि आप एग्जैक्ट फ्रेज़ लिखें, बिल्ड वेबसाइट, सिंपल सी बात। उसके बाद अगर आप लिखें बिल्ड, उसके आगे लिखें स्पेस में डाल के AND और इसके बाद वेबसाइट डालें, तो उसमें ये होगा कि बिल्ड और वेबसाइट
जो दोनों लफ्ज़ हैं ना वो मस्ट होंगे, आपके सर्चेज में आएंगे। अगर आप और लिखेंगे तो बिल्ड और वेबसाइट सर्च करेंगे, बिल्ड या और वेबसाइट, तो जो वेबसाइट आएंगे उसमें वेबसाइट भी हो सकता है या बिल्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोनों एक साथ आएँ। नियर से मुराद ये है कि इनके नियर तरीन जो आंसर आ सकता है वो आपको शो करेगा। तो उसके बाद आप कॉमन वर्ड्स जो है उनको अवॉइड करें, एस्टेरिक जो यूज़ करें। उसके बाद जो है गूगल्स के एडवांस टूल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें। ये आप इंटरनेट को जब खुद खोलेंगे आपके पास आइडिया आएगा, वरना आपके पास ये लिंक है google.com/educators डाउनलोड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं तरीक़ेकार इंटरनेट सर्च करने के लिए। तो ये आज का लेक्चर है। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम आपसे अगले 5वें लेक्चर में। अगर किसी को इशू हो तो अपनी थ्योरी लेक्चर से डिस्कस कर ले, वो आपसे फर्दर जो है आपको एक्सप्लेन कर देगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।